तेरे ही नाम से इफ्तार करूं, तेरे ही नाम से आगाज। तो अलीम भी तो करीम भी तो मेरे ख्यालों में बसा मसाले शमीम है। मेरे हरुफ तेरी अमानते हैं करके मंसूख तेरी जात से, कुछ लफ्ज अपने नाचीज हवाले से सफराज करूं कि तहियल की और आने भी है बख्शिश तेरी, खाक सरा हूं मगर चांद पे प्रवास करूं, तेरे ही नाम से आगाज करूं, तेरे ही नाम से आगाज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद बिअद्दि कुल्लि दाइन वाइन वा बिअद्दि लदि मशवाइन वान इल्लल इंसानी इल्ला मा आसा। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। नाजरीन, वेलकम टू लीगल टॉक प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये हम लाइव लेकर आ रहे हैं। स्टूडियो सेटिंग, स्टूडियो से बाहर से ये प्रोग्राम लाइव आ रहा है। तो जैसे हम रेगुलर कोशिश करते हैं कि एवरी सैटरडे को ये प्रोग्राम हम लाइव लेकर आते हैं एक स्टूडियो से। 6 बजे का टाइम, इंग्लैंड के यूके का टाइम जो होता है 6 बजे, ये प्रोग्राम हम लाइव लेकर आते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो भी नई चेंजेस आती हैं कानून के हवाले से या फिर जो है इमिग्रेशन का कोई अगर इशू हो उसके हवाले से जो है हम लोगों को अवेयर करते हैं कि कौन सी नई चेंजेस आ रही हैं और उनका आप पे क्या असर होगा। अगर आप कोई कॉल करना चाहते हैं लाइव कॉल तो आप कॉल कर सकते हैं। आज जो कॉल है वो स्टूडियो वाले लेंगे और जो भी आपका सवाल होगा वो मुझ तक जो है बाद में जो है पहुंचाएंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही बख्श जवाब दे सकूं। नाजरीन, वर्क परमिट के हवाले से जो है ये बहुत सारी जो है इनफैक्ट इंक्वायरीज आ रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लास्ट ईयर आए हैं यहाँ पे, और क्योंकि स्टूडेंट की फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन सालाना फीस जो है डिपेंडिंग कि किस यूनिवर्सिटी में आप हैं तो 15,000 से 20,000 पाउंड जो है वो सालाना फीस हो जाती है। ऑल दो जो सम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेमेस्टराइज जो है पेमेंट लेती हैं, फिर भी जो है जो स्टूडेंट है उनके लिए यूनिवर्सिटी फीस देना बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो वो क्या कर रहे हैं कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि रादर देन पेइंग दी ये जो फीस है तो वो कोई वर्क परमिट जो है अगर उनको मिल जाए तो उसके उससे उनको जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप 20 घंटे काम कर सकते हैं जिससे आपकी फीस तो नहीं पूरी हो सकती लेकिन आपका जो खर्चा है वो इनफैक्ट जो आप काम करते हैं 20 घंटे का उसमें तो आ जाएगा, लेकिन आपकी फीस जो है वो पे करना मुश्किल हो जाती है। तो लॉट ऑफ दी स्टूडेंट्स वो क्या कर रहे हैं कि अब वो स्विच कर रहे हैं वर्क परमिट पे। वर्क परमिट का जो है वो ज़्यादातर क्योंकि शॉर्टेज है इंग्लैंड में, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वर्कर की शॉर्टेज है। तो उसके हवाले से जो है ऑर्गेनाइजेशन ने, एम्प्लॉयर ने होम ऑफिस को जो है वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ले लिए हुए हैं। जब वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस उन्हें मिल जाते हैं तो फिर उनको क्योंकि वर्कर चाहिए और आगे से वो हॉस्पिटल या नर्सिंग का जो कोई डिपार्टमेंट है या फिर हेल्थ केयर के हैं या ओल्ड पीपल्स होम है, डिसेबल पीपल्स होम है, वहाँ पे जो फिर जो शॉर्टेज होती है उनको वो वर्कर सप्लाई करते हैं। तो इस हवाले से जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इनफैक्ट B1 इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपको चाहिए। अगर आप B1 कर लेते हैं तो फिर और कोई खासी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप केयर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर रिलेटेड, लेकिन इस ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ दिस जो हॉस्पिटल्स हैं या केयर सेंटर हैं वो आपको जो है इनफैक्ट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक आसान तरीका है, कोई स्टूडेंट में तो जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा फीस दे जो है वो आपको देनी पड़ती है और 20 घंटे आप सिर्फ काम कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपको जो मिनिमम जो थ्रेश होल्ड है सालाना जो आपकी अर्निंग होगी वो 21,000 पाउंड जो है वो एम्प्लॉयर को आपको मिनिमम देना पड़ेगा। तो अगर आप ऑब्वियसली वर्क परमिट पे हैं पहले साल आपको 21,000 पाउंड मिलेगा, whereas अगर आप स्टूडेंट हैं तो तकरीबन 15 से लेकर 20,000 पाउंड जो है वो आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटी जो होगी उसको आपको देना पड़ेगा और 20 घंटे आप काम कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा आप जो है अपना जो मंथली अखराजात हैं वो उस 20 घंटे के काम से आप सिर्फ वही पूरा कर सकते हैं। आप जो फीस है यूनिवर्सिटी की
जो सेमेस्टराइज होगी, लमसम तो सम यूनिवर्सिटीज लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो आपके साथ इंस्टॉलमेंट में जो है वो अग्रीमेंट कर लेती हैं। लेकिन जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी, अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है पे करने के लिए। फिर आपको पैसे जो है वो बैक होम से जो है वो लेकर आने पड़ेंगे टू पे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो उस हवाले से जो है बहुत सारे लोग जो है वो इनफैक्ट अब स्विच कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की जो ज़्यादा स्टूडेंट को B1 करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो जब उनको दाखिला मिलता है, जो कैच लेटर होता है, उस पर ऑलरेडी जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो है वो रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी की होती है, तो उनके लिए B1 भी करने का जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सिर्फ क्वेश्चन है आपको जॉब मिलने का या फिर आपको वर्क परमिट का। जैसे मैंने कहा इसमें शॉर्टेज है, तो इनफैक्ट जॉब तो आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट के हवाले से बहुत सारे लोग ऑल्सो हमसे यहाँ जो है वो रब्ता करते हैं, और स्टूडेंट के वीजे जो है वो लग रहे हैं, उसके लिए आयल्स जो है वो ज़रूरी है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लेती हैं। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपको आयल्स की करने की ज़रूरत नहीं है। अम, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इनफैक्ट अगर आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो आपका रिजल्ट होता है, जब आप बाहर से, जो आपका अगर डिग्री है तो उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो रिजल्ट है उसमें अगर आपके हाई मार्क होते हैं तो उस पे भी आपको जो है कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एग्जामेशन दे देती है। और सम यूनिवर्सिटीज अगर वो समझती हैं कि आपकी इंग्लिश स्टैंडर्ड या आपके ग्रेड्स जो हैं वो मेन जो कोर्स है उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो आपको एक फाउंडेशन कोर्स भी जो है वो ऑफर कर देती है कि आप पहले 1 साल का फाउंडेशन कोर्स या 6 माह का फाउंडेशन कोर्स जो है वो आप करें, और उसके बाद फिर वो जो है आपको वो मेन आपका जो डिग्री कोर्स है उस पर वो इजाजत दे देते हैं। ये एक क्योंकि मैं जरूरी होता है कि जो प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस, लीगल प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है वो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको इस बात का पूरा इल्म होना चाहिए। जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स, जो ग्रेड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप भी जो है वो मिल जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप स्कीम रन करती हैं। और अगर आपके जो ग्रेड्स हैं, जो आपने डिग्री ली है अब्रॉड से, उसमें अगर आपके अच्छे ग्रेड्स हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। और सम यूनिवर्सिटीज मैंने लास्ट ईयर जब चेक किया तो उसमें आपका टोटल फीस जो है वो स्कॉलरशिप के हवाले से मिलेगी, और उसके साथ जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है सालाना वो भी आपको फुल स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। सम यूनिवर्सिटी जो है वो पहले साल जो है वो आपको जो है स्कॉलरशिप के हवाले से अगर फुल स्कॉलरशिप नहीं दे रहे तो आपको फी एग्जाम्पशन जो है वो दे रहे हैं, शायद 2 या 3 हज़ार पाउंड जो है नॉर्मल जो उनकी फीस है उससे वो जो है वो कम कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना का दौर था 2-3 साल पहले, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो थी, स्टूडेंट बाहर से नहीं आ रहे थे, यूनिवर्सिटी ने फाइनेंशियली सफर किया, तो उस हवाले से अब जो कंपटीशन बहुत बढ़ चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको अट्रैक्शन के लिए आपको ऑफर्स दे रही हैं कि आप हमारे पास आए, पहले साल हम आपको जो है वो आपका जो फीस है वो कम कर दें, या आपको आधी स्कॉलरशिप दे देंगे। तो कुछ परसेंटेज का आपको जो है, या अगर आपके अच्छे मार्क हैं जैसे मैंने कहा, तो फिर आपको टोटल परसेंटेज जो है वो स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, जिसमें आपने कोई फीस जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये आप अगर स्टूडेंट हैं तो ये मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो है स्टूडेंट आना चाहते हैं यूके में, वो बाहर से क्या करते हैं कि एजेंट हायर कर लेते हैं, और एजेंट के पास चले जाते हैं, और एजेंट उनको मुख्तलिफ जो है गलत बयानी करते हैं, सही बात जो है उनको सही गाइड नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनका जो है वो अपना लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता है, तो फिर वो क्लियर बात नहीं बताते हैं स्टूडेंट को। लेकिन जो भी स्टूडेंट होता है उसको जरूरत नहीं है किसी एजेंट को एंगेज करने की। आप जो है वो अपना जो सर्च है वो आप करें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की। आप जब आप सर्च करते हैं तो आजकल हर एक जो इंफॉर्मेशन होती है यूनिवर्सिटी की, कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उस कोर्स की, क्या ग्रेड्स है, क्या इंग्लिश लैंग्वेज है या नहीं है, तो कितने अरसे का कोर्स है, फीस कितनी है, ये सारी मालूमात जो है आपको
यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट होती है वहां से मिल जाती है। तो अगर आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की सर्च करें तो आपको बहुत अच्छा डील मिल सकता है किसी यूनिवर्सिटी में। लेकिन इसमें एक बात का खास ख्याल रखें, अगर आप पहली दफा आ रहे हैं और आपके वहाँ पे कोई ऐसे क्लोज फैमिली मेंबर्स नहीं है जिस एरिया में आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये भी देखना है कि उस इलाके में अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं तो अकोमोडेशन का किराया जो है वो कितना है। अगर फॉर एग्जांपल आप लंदन में आ जाते हैं और वहाँ पे आप रेंट तो कमरा आपको करना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद नहीं है या फिर है तो वो आपको आसरा नहीं कर रहे हैं, तो आपको पहली चीज ये देखनी है कि वहाँ पे मार्केट वैल्यू रेंट की एक कमरे की कितनी है। क्योंकि इन लंदन में जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है कमरे का जो किराया है। तो यहाँ पे आकर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्योंकि बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें दाखला मिल गया, हम यूके में जाकर स्टडी करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर सर्च नहीं की होती। फिर बहुत सारे यंगस्टर जो है वहाँ आकर स्ट्रगल करते हैं, बहुत यंग एज होती है उनकी, पहली दफा वो घर से बाहर आते हैं और एक नए कल्चर, एक नए निज़ाम में, एक नए सिस्टम में वो आते हैं जिससे वो पहले वाकफ नहीं होते हैं। तो वहाँ आकर फिर फाइनेंशियल सिचुएशन के अलावा और बहुत सारे भी मसले जो है वो उनके लिए जो है वो सामने उन्हें करने पड़ते हैं। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि अगर आप जब दाखला लेते हैं तो आपको जरूर चेक करें कि आप किस शहर में दाखला ले रहे हैं। वहाँ पे सबसे पहले ये रेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है। उसके बाद ये हो सकता है कि आप रेंट मार्केट वैल्यू चेक करते हैं तो उस एरिया की रेंट मार्केट बड़ी लो है, आपको आसानी से जो है 100-200 पाउंड में मंथली अगर आपको कमरा मिल जाए तो आप बड़े खुश हो जाए। लेकिन उसमें एक और भी कैच है जिसका आपको जो है सर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, वो बहुत ही वाइटल इशू है। वो है काम का, क्योंकि आप 20 घंटे काम तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी ऐसे शहर में, छोटे शहर में आ जहाँ पे आपको किराया तो बहुत कम देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, आपको वहाँ पे जॉब शायद ना मिले, और अगर मिल जाए तो बहुत कम पैसे की जॉब मिले, तो फिर आप उसमें जो है वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगी, क्योंकि आपको अपना अखराजात जो है वो भी आपको पाकिस्तान से या जिस मुल्क से आप आज पढ़ने के लिए जाएंगे उस मुल्क से फिर आपको जो है वो लेकर आने पड़ेंगे। और उसका जैसे मैंने कहा कि डिग्री कोर्स अगर आपके पास है या 1 ईयर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे पैसे जो है आपको फिर आप फाइनेंस करना पड़ेगा आपकी स्टडी को। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे स्टूडेंट हमने वहाँ पे देखे हैं, वो आज तो चाहते हैं क्योंकि उन्हें दाखला मिल गया यहाँ से, किसी एजेंट ने उन्हें इनफैक्ट जो है वो जो है कैश लेटर या एडमिशन ले दिया है। क्योंकि ये जो एजेंट होते हैं इनके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटियां इनको कमीशन देती हैं, जितने भी स्टूडेंट भेजेंगे आपसे वो शायद यहाँ पे कुछ भी ना ले रहे हो, लेकिन हम तो ऑब्वियसली यहाँ से स्टूडेंट से भी ले लेते हैं और यूनिवर्सिटी से भी ले लेते हैं। लेकिन मोस्टली हकीकत ये होती है कि जो लोग ऐसे स्टूडेंट के वीजे लेते हैं या हेल्प करते हैं वो ज्यादातर जो है यूनिवर्सिटी के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जितनी फीस होगी यूनिवर्सिटी की उस हिसाब से परसेंटेज के जो है 5 से 10% जो एजेंट होता है उसको जो है वो कमीशन मिलती है। तो वो तो इनफैक्ट आपका इंटरेस्ट को तो नहीं ज्यादातर देखेंगे, वो तो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। उसमें ऑब्वियसली वो आपको दाखला तो वो दिला रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, आप क्योंकि एक्साइटेड है कि मुझे यूके का वीजा मिल गया, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें जो थी आपने इनको कंसिडर करना था, देखना था, वो आपने नहीं देखी है। जब वो नहीं देखते हैं तो बिलीव मी कि वहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर जो है हमारे पास आते हैं, वो जॉब नहीं मिल रही है, जो रेंट है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब ओबियसली वो कोर्स शुरू हो चुका है, उसमें वो मिडिल ऑफ द कोर्स किसी दूसरी टाउन में, चीपर टाउन में भी नहीं हो जा सकते, क्योंकि उसका वो भी मसला बनेगा, वीजे का इशू बन जाता है। तो फिर वो जो है पूरी तरह जो है वहां जाकर स्टक हो जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी तो अवेलेबल है कि आप स्विच कर सकते हैं वर्क परमिट पे, लेकिन वर्क परमिट पे भी ऑलरेडी अगर आपने 15,000 फीस ऑलरेडी दे दी है आपने यूनिवर्सिटी को,
तो फिर आपको 15,000 पाउंड या कुछ ऐसे वर्क परमिट जो 10 से 15,000 20,000 जो है वो वर्क परमिट इतना आपको खर्चा उसका भी आ जाता है। तो फिर ऑब्वियसली ये डबल खर्चा हो जाएगा कि आपने फीस भी पे कर दी, आपने वो कोर्स भी फिनिश नहीं किया, वो फीस तो टोटली ज़ाया चलेगी। तो फिर आपको अब वर्क परमिट के लिए भी फीस देनी पड़ेगी, तो ये डबल एक्सपेंस हो जाता है। इसलिए ये सब बेहतर ये है कि आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि आजकल ये गूगल या वेबसाइट जो होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें आपको फुल जो है वो इनफैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और मोस्ट लाइकली वहाँ वहाँ पर अगर जब वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पे कमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। जो पहले गए हुए स्टूडेंट है वो आपको बहुत सारी जो है वो कमेंट्स देंगे कि किस चीज़ से आपको आगाही होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। वो उस पर भी जो है वो अगर आप देख लें तो उसका भी आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पहली दफा अगर आप अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो वहां जाकर आप पूरी तरह स्टक हो सकते हैं। तो इसलिए ये जाने से पहले आप अपना होमवर्क अगर अच्छी तरह कर लेंगे तो फिर आपको मसला नहीं है। अगर आप इसी रूट पे आप मसला है, कुछ लोग ऑब्वियसली सीरियस स्टूडेंट हैं, उनका मकसद ही है वहाँ पे जाकर डिग्री लेना है, किसी प्रोफेशन में वो एंटर करना चाहते हैं। बेशक हालात मुश्किल है, फाइनेंस ज्यादा है, तो वो कंटिन्यूसली स्टडी करना चाहते हैं। उसमें भी जो है वो बहुत अच्छा है क्योंकि अगर वर्क परमिट आप लेंगे तो फिर उसी प्रोफेशन में एक आप स्टक हो जाएंगे, उस पर आगे जाने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आप स्टडी करेंगे, स्टडी के बाद आप डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद यूके में आपको पोस्ट स्टडी जो है वो 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। वो परमिट जो आपको 2 साल उसमें आपको काम की ऑफर होना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है डिग्री जो है वो आपने मुकम्मल करनी है। डिग्री आप जब मुकम्मल करेंगे, ये एक किस्म का ग्रेस पीरियड होता है कि आपको डिग्री खत्म करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दी जा रही है कि आप वहां पे 2 साल रहकर कोई काम जो है वर्क परमिट जो है काम अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं। वो वर्क परमिट जो है वो आपके लिए बेहतर होता है, उसमें ये होता है कि आपने ऑलरेडी आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया, जिस एरिया में आपने डिग्री की हुई है उसी एरिया में आप फिर जो है वो जॉब ढूंढेंगे। उसमें फिर प्रमोशन वगैरह आगे जाकर आपको मजीद जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेगी, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो रहे हैं। और उसमें ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं अनलिमिटेड होती हैं। जो आधे रास्ते में आप वर्क परमिट लेंगे तो उसमें तो आप एक वर्कर की हैसियत से ही रह जाएगी आपकी, अगर तो सारी जिंदगी वही काम करते रहेंगे। तो इसलिए जो है ये बेहतर है कि आप जब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर यही है कि आप अपनी स्टडी जो है उसको मुकम्मल करें। उसके बाद पोस्ट वर्क जो होता है उसमें 2 साल का पीरियड होता है। अगर आप यंग हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप शादी वगैरह कर लें तो वो स्पाउस वीजे पे भी आप कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप वहां से शादी नहीं करना चाहते और फिर आपको 2 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है, क्योंकि 3 साल का अगर आपने डिग्री की हुई है या 1 साल आपने मास्टर्स की हुई है तो विद इन ईयर आपको जिस मुल्क में भी आप जाएंगे उसका निज़ाम की आपको समझ आ जाती है। वहां पे आपके तलकात बन जाते हैं, आपको पता है कि कौन से एरिया में यानी कि सारा उसका जो इकोनॉमिकल सेटअप होता है उसका आपको पूरी तरह अवेयर हो जाते हैं आप। तो फिर आप जो है वो जो 2 साल का पीरियड होता है उसको आप बड़ी आसानी से अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है वो आने वाले वक्त में वर्क परमिट ले लें तो फिर आपको 5 साल का जो है नॉर्मली वर्क परमिट जो 3 साल का आपको मिलेगा, उसके बाद 2 साल की एक्सटेंशन होगी और एक्सटेंशन के बाद आपको 5 साल का, ये 5 साल के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस जिसे पक्की स्टे कहते हैं, इंडेफिनिट लीव कहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आज का जो न्यू लॉ है नेशनलिटी के हवाले से, ये पहले नहीं था। पहले ये होता था कि अगर आपको इंडेफिनिट लीव मिलती है, जो पक्की स्टे होती है, वो जब मिलती थी तो आपको 1 साल पूरा इंतजार करना पड़ता था ब्रिटिश नेशनलिटी लेने के लिए। लेकिन अब जो है वो इनफैक्ट ये सिचुएशन नहीं है। आप जैसे ही आपको इंडेफिनिट लीव मिलती है आप स्ट्रेट अवे जो है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप जो है वो नेशनलिटी के अप्लाई कर सकते हैं और नेशनलिटी आपको स्ट्रेट पे मिल जाएगी, यानी कि 5 साल के बाद आप ब्रिटिश नेशनल भी हो जाते हैं।
तो ये रूट जो है ओबियसली प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और इसको जो है आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अम, अगर इसके अलावा जो है ये वहाँ पे एक जो है नया एक रूल और भी बना हुआ है, आया है मार्केट में, जो ये है कि अगर आप बिजनेस है कि अब्रॉड में, आप अपने मुल्क में, तो वहाँ पे अगर आप जो है ये ब्रांच ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो वो ब्रांच ऑफिस भी आप बना सकते हैं। और उसके लिए जो है वो कोई खासी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आपने सिर्फ ये शो करना है कि आप के होम जो कंट्री है वहाँ पे आपका सक्सेसफुल बिजनेस है, और वो बिजनेस जो है आप बाहर के मुल्क में या जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपनी बिजनेस ब्रांच बनाना चाहते हैं। तो उस हवाले से भी जो है ये भी एक नया रूल आया हुआ है। इसमें कोई खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ यही दिखाना है कि आपकी ऑलरेडी एक रनिंग बिजनेस है, तो उसको आप मुतारफ करना चाहते हैं दूसरे मुल्क में, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, आई थिंक अभी टाइम हो रहा है हमारी जो है तकरीबन जो है अभी आई थिंक मुझे बताया गया कि 2 मिनट अभी बाकी है ब्रेक के लिए। तो आज अनफॉर्चुनेटली कॉलर जो है वो हम ले रहे हैं, लेकिन स्टूडियो में जो है वो कॉलर अपना जो भी सवाल है वो आप स्टूडियो में लिखा दें। अब जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो वो स्टूडियो वाले जो है मुझे जो है वो बताएंगे कि कौन कौन से सवाल लोगों ने किए हैं, तो मैं फिर ब्रेक के बाद उनके जो है सवाल के जवाब दूंगा। तो ये, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा इशू बना हुआ है कि कॉलर की डायरेक्ट आवाज जो है अब तक नहीं पहुंच रही है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि स्टूडियो वाले जो है वो ले लेंगे, आपका सवाल लेंगे, और फिर जब हम ब्रेक पे जाएंगे, तो क्योंकि मेरा स्टूडियो वालों के साथ रब्ता है, उनकी आवाज मुझ तक आ रही है, तो वो फिर मुझे जो भी आपका सवाल होगा उसके हवाले से मुझे बताएंगे, और मैं अपनी जो है वो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दे सकूं। अब ब्रेक के बाद मैं चंद और जो असाइलम के हवाले से जो है वो बात करना चाहता हूँ। जो इनफैक्ट ये रवांडा का जो कानून है कि जो असाइलम सीकर्स हैं जो आ रहे हैं उनको वो रवांडा भेजेंगे, तो हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि जो ये लॉ जो होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस किया था यूके बरतानिया की हुकूमत ने, कि जो भी असाइलम सीकर आते हैं यूके में गैर कानूनी तरीके से, उनको जो है वो इनफैक्ट रवांडा भेजेंगे। वहां पे जाकर फिर उनका जो केस है वो कुछ रवांडा में होंगे, तो उनका केस जो है कंसिडर वो ये करेंगे। तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है ये एक चीज जो है उसका फायदा ये हो गया अदालत में जाने का कि जब ये ऐसा फैसला करते हैं, तो जो सर्कमस्टेंसेज होती हैं या जिस कंट्री से असाइलम सीकर आ रहा है, तो उसको होम सेक्रेटरी को अब कंसिडर करना पड़ेगा। वो ये नहीं है कि रैंडमली जो भी आ रहा है गैर कानूनी उसे पकड़े और रवांडा भेज दें, वो बात नहीं है। अब कोर्ट का जो केस आया था उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे ये बात कही है कि जो एवरी इंडिविजुअल जो है उसका केस की सर्कमस्टेंसेज जो है उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कंसिडर करना पड़ेगी। अगर वो समझते हैं कि क्लाइंट जो है एक्सक्यूज मी, क्लाइंट नाजरीन हमारा टाइम हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।